राम राम किसान मित्रों, आज हम अपने पुनः उसी फिर खेत में आए हुए हैं जहां पर मैंने अभी बताया था कि हमारी गोभ में बालियां आ चुकी हैं और आज 3 से 4 दिन भी हो गया है। तो हम इसमें जो आखिरी स्प्रे है, आखिरी खुराक है, आखिरी पोषण है वो लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हमारा NPK है 05234 और इसके साथ में है एक जिंक जो कि मोनो है, जिसमें और 4 प्रकार के और भी पाए जा रहे हैं गुण, यानी हम इसे माइक्रो मिक्सचर भी कह सकते हैं, जो कि मोनो के साथ में हमें मिल रहा है। साथ में इस जिंक को उदासीन करने के लिए 500 ग्राम जो है यूरिया भी लेकर के आए हैं। सिर्फ 500 ग्राम 1 एकड़ खेत में इसे डालना है। 500 ग्राम क्योंकि चूने के साथ उदासीन करना था, तो चूना तो इसमें मिल नहीं रहा था हमारे आसपास में, तो इसलिए हम यूरिया ही लेकर के आ गए हैं, क्योंकि यूरिया की कोई ज़रूरत हमें थी नहीं, बस उदासीन करने के लिए मात्र इतना ही लाए हैं, जितना ग्राम जिंक है उतने ग्राम ही लेकर के आए हैं। साथ ही साथ हमारा बोरॉन है और इसमें कीटनाशक जैसा कि मैंने आपको बताया था, इमामेक्टिन बेंजोएट भी लाए हैं और लैम्डासाइक्लोथ्रिन भी लाए हैं। लैम्डासाइक्लोथ्रिन जो कीट ऊपर दिख रहे होंगे उन पर तुरंत ही उन्हें मार देने का काम करेगा, और जो इमामेक्टिन बेंजोएट है वो कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों ही एक्शन से मारने का काम करेगा। तो यानी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पत्तियां ये खाई हुई हैं, तो कीट ऊपर भी दिख सकते हैं, तो उन्हें तुरंत मारने का काम करेगा, और जो अंदर से तना छेदक के रूप में तने में पहुंच गए होंगे उन्हें सिस्टमिक एक्शन से मारने का काम इमामेक्टिन बेंजोएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर के आए हुए हैं। और आज हम अगर देखते हैं, अपने 3 दिन पहले आए थे तो हमारी कमर तक था, लेकिन अभी धान देखा जाए तो हमारे यह लगभग सीने तक जो है वो आ रहा है, यानी बालियां निकलते निकलते सीने तक बिल्कुल से पहुंच गया है, और काफ़ी पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने के लिए मिल रही है। बस यही है कि इसमें जो है आखिरी पोषण हमें देना है और कीटनाशक भी देना है, और किसी प्रकार से कोई विशेष रोग नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गभोट में बालियां आ गई हैं, और हम देखते हैं तो ये हमारी जो कल्ले हैं ये काफ़ी फूले हुए हैं, और वैसे तो हम इसे चीर करके उस दिन भी आपको दिखा रहे थे और आज भी आपको दिखा देते हैं। अगर इसे चीरते हैं तो मतलब बालियां आ गई हैं, आप देख सकते हैं कि ये बालियां इसमें आ गई हैं। थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन प्रयोग करने की कोई आवश्यकता हमारे लिए है नहीं, क्योंकि ये बालियां जो नाइट्रोजन पड़ने पर उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन काम करता है, जिससे बालियां थोड़ी फास्ट निकल आती हैं, तो इसलिए हम नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं इसे। वैसे 10 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तब ऐसा जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए हमें मिलती है। तो इसमें वो उदासीनीकरण के लिए है, उससे कोई इतना ज़्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी मुख्य जो हमारा है पोटाश, जो कि इसके दाने को चमकदार मोटा बनाने का काम करेगा, और पोटाश जो है वो साइन भी लाता है, कोई दाना खाली नहीं रह जाता है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट का काम होता है। जितना भी पोषण है, जो नमी है, जो जैसी ज़रूरत होती है वैसे सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो पोटाश करता है। फास्फेट है जो कि दानों में अच्छी बढ़वाड़ लाएगा, मोटाई लाएगा, और दूध भराई का काम भी अच्छे से हो जाएगा। बोरान तो मैंने आपको बता दिया कि आनी टेढ़ी बालियां ना निकलें इसलिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ फ्लावरिंग स्टेज में जो है फ्लावर्स ड्रॉप ना हो इसलिए भी ज़्यादा करके प्रयोग किया जाता है। तो कीट हमारे इसमें लगे हुए हैं, पत्ता लपेटक लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने उस दिन भी दिखाया था और आज भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और तना छेदक की समस्या वैसे देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन यही कीट आगे चल करके तना छेदक के रूप में भी प्रभाव डाल सकते हैं। पत्तियां तो काफ़ी ज़्यादा खाई हुई नज़र आ रही हैं, उस दिन भी दिखाया था, आज भी मैं आपको दिखा रहा हूं, और सारा कुछ लेकर के आए हैं। तो सुबह के टाइम में आए हुए हैं, इस पर ओस भी काफ़ी जो है वो अच्छे से पड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी ओस भी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसा सुबह के टाइम में छिड़काव कर रहे हैं ताकि ओस है तो कम पानी में अच्छे से स्प्रे हो जाएगा, फैलाव अच्छा हो जाएगा। कुछ ओस का पानी मिल जाएगा और कुछ पानी हम जो है अपनी तरफ से डालेंगे, तो वो पानी की मात्रा पौधा काफ़ी अच्छे से भीग जाएगा। तो इसलिए हम सुबह के टाइम में प्रयोग करने आए हुए हैं। तो चलिए अब हम अपना स्टॉक घोल जो है वो तैयार कर लेते हैं। कंप्लीट कैसे तैयार करेंगे पूरी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, और हो सकता है ये वीडियो हमारे अन्य वीडियोज़ की अपेक्षा से थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, लगभग 15-20 मिनट तक का भी जा सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट जानकारी आपको इसमें दी जाएगी कि कैसे आपको किस क्रम में आपको डालना है, तभी आपको अच्छे से जो है दवाइयाँ घुल जाएंगी और फटेंगी नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा, और चलते हैं हम अपना घोल जो है वो स्टॉक घोल जो है वो तैयार करते हैं। अब जैसा कि हम अपना जो घोल सामग्री है वो लिए हुए हैं, और हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये 500 ग्राम यूरिया है जो कि हम 1 एकड़ में प्रयोग करने वाले हैं, और ये सिर्फ है ये जिंक जो है उसे उदासीन करने के लिए ही है,
जो कि 250-250 ग्राम की हमारी जिंक है, श्रीराम कंपनी की है, जिंक फिट एम के नाम से आ रही है, जिसमें जिंक 33%, सल्फर 15% है और साथ में इसके कुछ और भी मटेरियल मिल रहे हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो आयरन हमें मिल रहा है 1%, लेड मिल रहा है हमें 0.003%, कैडमियम भी मिल रहा है और आर्सेनिक भी यहाँ पर मिल रहा है। तो इसीलिए हम इसे एक तरीके से माइक्रो जिंक समझ सकते हैं। वैसे ये मोनो जिंक है, तो इसमें माइक्रो काफ़ी सारे मतलब 3-4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ में जो है मोनो जिंक भी मिल रही है, सल्फर भी मिल रहा है। तो इसका हम प्रयोग करने वाले हैं 500 ग्राम, यानी 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पर हम जो अपना सबसे बड़ा चीज़ सामान लेकर के आए हैं वो है बूस्ट 52, जो कि मोनो पोटेशियम फास्फेट है, NPK 05234, जो कि बालियों को मोटा करेगा, अच्छे से दाना भराई का काम करेगा। पोटाश जो कि दानों में चमक लाएगा और उसे दूध भराई का काम अच्छे से होगा। तो इसे लेकर के आए हैं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। और ये हमारा है बोरोन, जैसे टेढ़ी मेढ़ी बालियाँ कोई ना निकलें, कोई बाली ख़राब ना हो और फ्लावरिंग टाइम में फूल जो है वो झड़े नहीं, अच्छे से परागण का काम हो, इसके लिए हम बोरोन लेकर के आए हैं, जो कि 100 ग्राम है और ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, क्योंकि 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगता है 1 से 1.5 ग्राम। तो अभी हमारा जो है वो लगभग 4 बीघा ही है, यानी कि 1 एकड़ में 1 बीघा कम, 1 एकड़ में हमारे यहाँ 5 बीघा होता है, तो 4 बीघा है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि हम लगभग 60 टंकी पानी का प्रयोग करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जैसा कि मैंने आपको धान के खेत में बताया भी था कि हमारे में जो है सुंडियाँ लगी हुई हैं जो पत्तियों को चाट रही हैं, तना छेदक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ESG लेकर के आए हैं, जो कि 100 ग्राम है, और इसे डालेंगे जो कि सुंडियों को समाप्त करेगी। साथ ही साथ इसको और ज़्यादा तीव्र करने के लिए हम एक चीज़ और लेकर के आए हैं, एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि है हमारा लेमडासाइक्लोथ्रिन 5% EC, जो कि इसे पूरा डालेंगे, जिससे कि जो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट के संपर्क में आते ही तुरंत कीट जो हैं जो पत्तियों पर घूम रहे थे वो तुरंत ख़त्म हो जाएं, और जो सिस्टमिक एक्शन है वो ये काम करेगी। सिस्टमिक एक्शन से तो काफ़ी लंबे दिन तक हमें जो है वो फ़ायदा मिल पाएगा। तो चलते हैं, फिलहाल हम घोल बना लेते हैं। सबसे पहले यूरिया को डालेंगे। तो सबसे पहले हम पानी को माप लेते हैं, क्योंकि हम 7 टंकी बनाने वाले हैं, तो इसमें हम 14 गिलास पानी में इसे बनाएंगे। तो फिलहाल हम पानी को मापते हैं। तो हमने सिर्फ 12 गिलास पानी जो है वो लिया है, क्योंकि कुछ ये घुल करके जो है वो बढ़ेगा ही, तो लगभग 14 टंकी का हमारा 14 गिलास जो है वो हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम उदासीन करने के लिए जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, जिससे कि जो नाइट्रोजन गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें नाइट्रोजन गलाने में टाइम लगेगा, जो ये मोनोपोटेशियम है NPK 05234 उसे भी टाइम लगेगा, और ये जो SG फार्मूलेशन में है इसे भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम यूरिया को डालते हैं, क्योंकि यूरिया पानी में पड़ते ही तुरंत बर्फ़ हो जाती है और जिससे गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ले लेती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर हम गर्म पानी में इसे घोल करें तो थोड़ा जल्दी जो है घुल जाती है, क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो उसे ठंडा करने में ये ज़्यादा गलेगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम गर्म पानी नहीं ले सकते, ठंडे पानी में हम इसे घोल को तैयार करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसे खोलते हैं और इसे डालते हैं यूरिया को। तो जैसा कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो घुल चुका है, और आपको बता दें कि जब बालियाँ निकल रही हैं ऐसे में नाइट्रोजन की आवश्यकता तो होती नहीं, लेकिन उदासीन करने की ज़रूरत थी, तो इसलिए जो है 500 ग्राम हम लेकर के आए थे। 500 ग्राम था तो इसलिए थोड़ा जल्दी घुल भी गया है। और वैसे चूने में भी इस जिंक को हम कर सकते हैं, लेकिन चूना जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम यूरिया को ही सरल मान करके लेकर के आए हैं, और 500 ग्राम ही लेकर के आए कि जो कि ना के बराबर होगा। तो चलिए, अब हम इसे जो है हमारी जिंक जो है जिंक फिट, इसे हम डालते हैं। तो जैसे कि हमने दोनों पैकेट को खोल लिया है और हम इसमें डाल देते हैं, ताकि उदासीन का काम जो अच्छे से हो सके। जिंक डालने के बाद में हम इसे अच्छे से घोल रहे हैं, ताकि जो है घोल अच्छे से है घुल जाए, जिंक जो है वो अच्छे से घुल जाए। वैसे सॉल्युबल 100% होती है, तो घुल जो है वो आराम से जाएगी।
अभी जिंक तो अच्छे से घुल करके तैयार हो गई है। और अब हम जो है ये SG फार्मूलेशन है उसे हम घोलते हैं, क्योंकि अगर मोनोफॉस्फेट पहले डाल दिया तो वो तो घुलने में टाइम लगेगा ही, साथ ही साथ इसे भी घुलने जल्दी नहीं देगा। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है ये डालेंगे, जिससे कि जो है घुल जाए, अच्छे से घुल जाए। तो इसके लिए भी फिर हम डंडी से इसे चला लेते हैं जब तक घुल नहीं जाता है। और घोल चेक करने के लिए तो हाथ डालना ही पड़ता है, तभी जा कर के पता चलता है। तो थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, फिर हम इसे घोल लेते हैं। तो फाइनली हमारी इमामेक्टिन बेंजोएट जो थी वो भी घुल गई है, हमारे हाथ में कहीं लग नहीं रही है। थोड़ा टाइम लगा, लगभग 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया है इसे घोलने में, तो इसमें थोड़ा टाइम आपको भी लगेगा। अब इसके बाद हम जो ये है हमारा 0.34 इसे हम डालते हैं। इसे घुलने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। अब क्योंकि जब तक हाथ डालना है तब तक हम लैम्डा साइहैलोथ्रीन नहीं डालेंगे, क्योंकि लैम्डा साइहैलोथ्रीन डालने से जो है सीधे संपर्क में आने से जो है खुजली भी होती है। तो इसलिए हम अभी जो है सबसे पहले मोनोपोटेशियम फास्फेट डालेंगे 0.34, उसके बाद बोरान डालेंगे और सबसे लास्ट में जो है वो डालेंगे हम अपना जो है लैम्डा साइहैलोथ्रीन। वैसे मापन नहीं लेकर के आए हैं, नहीं तो हम टंकी के हिसाब से उसे डाल देते, ताकि जो है घोल में हाथ अक्सर ना डालना पड़े हमें। फ़िलहाल हम इसे घोलते हैं और इसे घोलने में लगभग हमें 10 मिनट का से 12 मिनट का भी टाइम लग सकता है। थोड़ा काम को आसान करने के लिए अभी मैंने मोनोपोटेशियम डाल दिया है। इसके बाद में हम जो है अपना बोरोन वो भी डाल देते हैं और इसके बाद में लैम्डा साइहैलोथ्रीन डाल देंगे। इसके बाद इस पूरे घोल को इस टंकी में डाल करके और इसी में इसकी नोजल डाल करके चालू कर देंगे। तब तक हम भी ले जा करके जो अपनी बकेट है वो वहाँ पर ड्रम जो है वो वहाँ पर रख देंगे। खेत में पहुँचाने में भी जो 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक ये मशीन चालू रहेगी। तो इसे आपस में जो है चला करके घुमा करके इसे मिलाती रहेगी, तो इससे मेरा दोनों काम आसानी से हो जाएगा। तो फिलहाल जो अपना बोरोन है वो हम डाल देते हैं। तो अब हम अपना बोरोन जो है वो डालते हैं। अच्छा, बोरोन जब भी होता है तो ऊपर ये एक पपड़ी की तरीके से जो है वो हमेशा से ही बन जाता है, और इसे भी घोलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस इसे पपड़ी को थोड़ा तोड़ना पड़ता है अपने हाथ से। तो इस हिसाब से देख लीजिए, ऐसे पपड़ी बन गया है। तो इसे हम ऐसे करेंगे तुरंत मिल जाएगा, इसमें घोलने में टाइम नहीं लगता है। थोड़े बहुत जो है वो ऐसे दाने के तो रूप में रहता ही है, तो ये थोड़े दाने जो है वो बच जाते हैं। लेकिन अभी मशीन में जब डाल देंगे तो ये अच्छे से जो है घुल मिल करके तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम इसे लैम्डा साइहैलोथ्रीन भी डाल लेते हैं इसमें। अच्छा, लैम्डा साइहैलोथ्रीन थोड़ा बाद में डालेंगे, क्योंकि भी मशीन से निकालना भी होगा, उसके बाद चेक भी करना होगा कि मोनोपोटेशियम घुला या NPK 0.34 का वो घुला कि नहीं घुला अच्छे से। तो इसलिए अभी हम जो है ये टंकी में जो पानी है उसे हम नीचे फेंक देते हैं और इस बाल्टी का जो घोल है, मेन स्टॉक घोल है, उसे इसमें डाल करके चालू करते हैं। तो अब जैसा कि हमने जो है नाजल जो है वो खोल करके अलग कर दिया है, वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें जो है लॉक नहीं लगा हुआ है। लॉक नहीं लगा होगा तो इसे हमें दबाना रहेगा, तो दबाएंगे तो हम अपना ड्रम कैसे ले जाएंगे। तो इसलिए हमने नाजल को अलग कर लिया ताकि हमें दबाने वाला सिस्टम ना करना पड़े। और अब हम जो है अपना मेन स्टॉक घोल जो है टंकी में डाल देते हैं। ये थोड़ा प्रक्रिया है जो घोल को आसानी से बनाने का काम करेगी। बाकी अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे तरीके का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो है वो पूरा अपना सामग्री इसमें डाल दिया है और इस नोजल को उठा करके इसी में डाल देते हैं, अपना इसी में डाल देते हैं और अपनी मशीन को जो है वो हम चालू कर देते हैं। देख लीजिए, मशीन हमारी चालू हो गई है और इस तरीके से गिर रहा है। अब इसे अच्छे से घोल जो है वो बना करके तैयार कर देगा। तब तक हम चलते हैं अपने ड्रम को पहुंचा देते हैं। तो अब हम अपनी मशीन को जो है वो बंद करते हैं। तो मैंने मशीन को बंद कर दिया है। थोड़े इस जो घोल है इसे हम इसमें बाल्टी में निकाल लेते हैं और टंकी को भरते हैं और थोड़ा समय देंगे इसे, ताकि चेक कर सकें हम कि अच्छे से घोल जो है वो तैयार हो गया है या नहीं।
तो अभी थोड़ा शांत भी हो गया है और हम जो है पानी भर लिए हैं टंकी में। और आपको बता दें कि थोड़ा हम इसमें पानी और डाल लेंगे ताकि एक टंकी में 3 गिलास पानी डालें। तो इसके लिए हम जो है 5 गिलास और इसमें से डालेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा और लगभग 3 से 4 गिलास जो है वो बढ़ गया होगा। घोल जो है बनाया गया है यूरिया और इसका जो घोल है वो बढ़ा होगा। तो हम अभी देखते हैं कि इसमें कुछ बचा है या पूरी तरीके से जो है वो MOP घुल गई है। तो थोड़ी बहुत हाथों में लग रही है ऐसे ऐसे, अब थोड़ा बहुत लग रहा है। अभी इसमें देखा जाए तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 25 से 30 ग्राम जो MOP है वो हाथों से टच करने से लग रही है। लगभग 25 से 30 ग्राम जो NPK है 0.34 वो भी नहीं घुला है। तो इसे धीरे धीरे करके इसमें घुलता रहेगा और हम छिड़काव करते रहेंगे। और इसमें हम 5 गिलास पानी और डाल लेते हैं और इसके बाद में हम लैम्ब्डा साइक्लोथेन को डालते हैं। ये जो तैरते हुए कण आपको दिख रहे हैं ये बोरोन के हैं और मैंने आपको बताया बोरोन हमेशा ही ऐसे ही रिएक्ट करता है। इसका जो ढक्कन सील का था वो थोड़ा नीचे था, तो इसलिए हमने अपनी चाबी की मदद से जो है वो अंदर ही ढकेल दिया है कि बाहर निकालने में थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, निकल नहीं रहा था। तो इसे हम डाल दिए हैं पूरा और थोड़ा सा इसमें पानी ले करके और घोल लेते हैं। इसे आराम से धो देते हैं। और आपको बता दें ये कंसंट्रेशन इसलिए भी ज़्यादा करने की आवश्यकता थी क्योंकि ज़्यादा पानी में थोड़ा ये कम हाथों में जलन पैदा करता है। वैसे हम पूरी सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखेंगे, गिलास आप बाहर ही रखेंगे ताकि हमें हाथ अपना इसमें ना डुबाना पड़े, नहीं तो ज्वलनशील काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसका इचिंग पाउडर भी मुझे मिल नहीं रहा है, खैर जा करके ढूंढ करके मैं उसे लगा लूँगा। तो ऐसी ही आप लैम्ब्डा साइक्लोथेन अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी कंपनी का प्रयोग करें जिसमें नॉन इचिंग पाउडर मिलता है, तो ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगा आपके शरीर के लिए। तो फिलहाल हमारा घोल तैयार हो गया है और अब हम चलते हैं लेकर के छिड़काव के लिए। तो अब हम घोल लेकर के आ चुके हैं और अपनी टंकी में भी डाल लिए हैं और थोड़ा इस नोजल को इसलिए बड़ा कर दिए हैं क्योंकि इसमें लैम्ब्डा साइक्लोथेन पड़ी है, वो हमारे जो शरीर पर है वो ज़्यादा ना पड़े। और किसी भूल बस नहीं, बस में कुछ लोग ऐसा है कि लैम्ब्डा साइक्लोथेन प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, तो उन सबके इंस्पिरेशन के लिए मैं जो है वो टी-शर्ट पहन करके आया हूँ और हवाएं भी चल रही हैं, अच्छी खासी चल रही हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग है डरते हैं, उससे प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर सेफ्टी रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दवा अच्छी काम करती है और इसीलिए हम लेकर के आए हैं कि हम आपको दिखाएंगे। कोई विशेष फ़र्क अभी जो है पड़ नहीं रहा है। और बस आपको सावधानी ये रखनी है कि जब आप स्टॉक घोल में हाथ ना डालें, क्योंकि स्टॉक घोल में काफ़ी तीव्रता से दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, 100 ml दवा पड़ी हुई है, कम पानी में है। तो इसलिए गिलास मैंने बाहर रखा है ताकि जब स्टॉक घोल निकालना हो तो उसे बाहर से ही हम निकाल लें, पूरा हाथ ना डुबोना पड़े। तो चलिए अब हम छिड़काव का कार्य जो है अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम छिड़काव कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं और हवाएं तो तेज़ चल रही हैं, बस अपने ऊपर ना पड़े इसलिए थोड़ा सा हम जो है नोजल को बड़ा किए हुए हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं काफ़ी दूर अपने शरीर से दूर होकर के इसका छिड़काव कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सेफ्टी के लिए पूरी बाजू की जो शर्ट आती है उसे आप पहन सकते हैं। बाकी आप सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस आपको डरना नहीं है। दवाएँ अच्छी काम करेंगी, जितनी ज़्यादा घातक दवा होगी उतनी बढ़िया काम भी तो करती है, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। आप नहीं चाहते हैं तो आप दूसरी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस वीडियो में भी बताया था कि अभी तो फ़िलहाल हमारे नर जो हैं वही निकले हुए हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बालियाँ जो हैं 50 से 60% निकल आई हैं, तब आप ऐसी चीज़ों का छिड़काव कार्य कर रहे हैं, तो एक बात का खास ख्याल रखें कि जिन दवाओं के पीछे थ्रिन आ रहा है, जैसे लैम्ब्डा साइक्लोथेन ही है और साइपरमेथ्रिन है, क्लोरपाइरिफास बिस साइपरमेथ्रिन है, तो इन दवाओं का प्रयोग ना करें क्योंकि इनके जहर जो हैं वो ज़्यादा दिन तक जो है पौधों में रहते हैं, दानों में रहते हैं। इसलिए आपको आगे चल करके जब चावल खाएंगे इसका तो आपको आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इन दवाओं का प्रयोग ना करें। क्लोरपाइरिफास आता है उसका कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी दवाएँ आती हैं, मैलाथियान आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आप थ्रिन वाली दवाओं का प्रयोग जो है ना करें, तो ये सावधानी है। बाकी हम स्प्रे का काम शुरू कर चुके हैं और अब इसे ख़त्म करके फिर हम जाएंगे
तो आज की जानकारी में बस इतना ही है, और आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, और ऐसी ही जानकारियाँ तो हम आपके लिए बराबर लेकर के आते ही रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे हम वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।